प्रणाम, नमस्कार। पहाड़ दूरदर्शन न्यूज़ चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितिका। दोस्तों, रवांई घाटी में जिस तरीके से राजनीति और लोगों का जो आक्रोश है रूप ले रहा है, अभी तमाम तरीके की घटनाएं रवांई घाटी में हुई है, चाहे वो नगर पालिका चुनाव से लेकर के हो, मारपीट मामले से लेकर के हो, उसके बाद आरोप प्रत्यारोपों को लेकर के नेताओं के बीच में हो, तो ये राजनीति कहाँ पर है, क्या कुछ है और क्या कुछ इसके दोनों पक्ष हैं। अभी हम आरोपी पक्ष के पास भी गए थे, उनसे अब बातचीत हमारी हुई थी, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। अभी उनके भी कुछ आरोप जो है दूसरे पक्ष पर लगे हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। आपको बता दो कि जो सुमित रावत है, उनको मारपीट को लेकर के जो मामला था, उस पर विधायक यमुनोत्री और नगर पालिका बड़कोट के अध्यक्ष जो हैं इस समय वर्तमान में, उन्होंने और तमाम तरीके के जो अन्य उनके सपोर्टर नेता हैं, जनप्रतिनिधि और रवांई घाटी की जनता है, उन्होंने बड़कोट में जो आंदोलन करा था, उसके बाद भी अभी ये प्रक्रिया जारी है। अभी मुख्यमंत्री आवास का जो घेराव है वो भी होने वाला है, तो इस पर जो बीजेपी है वो भी अपने तमाम तरीके के जो स्टेटमेंट है वो दे रही है, और तो इनसे भी हम बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष बड़कोट मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे क्या कुछ ये पूरा मामला है और इस मामले की शुरुआत कहाँ से हुई है। जी सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। पहाड़ दूरदर्शन का बहुत बहुत धन्यवाद। पूछिए, क्या पूछना है? जी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, जो ये सुमित रावत केस है, इस पर इतना बड़ा मामला ये हो चुका है कि सीएम जो निवास है उसका भी घेराव होने वाला है, तो इसने स्टार्ट ये कहाँ से हुआ है, कैसे इसने इतना बड़ा रूप ले लिया है? इसमें एक्चुअली बात क्या है, एक वो सुमित रावत की बात नहीं है। समय समय पे जब कभी भी यहाँ पे शासन प्रशासन के द्वारा सही से काम नहीं किया जाता है तो उसका संज्ञान हमने उनके उच्च अधिकारियों तक हमेशा लाया है, और किसी चीज़ का एक लिमिट होती है बेसिकली। अब ये चीज़ जो हुई है वो सुमित रावत के समय हुई है, क्योंकि किसी भी चीज़ को अपनी चरम सीमा पे किसी की जो अ, कार्य करने की शैली है उसकी एक बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है। अब वो जब बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था तो उस दिन जब वो जो शासन प्रशासन की जो कार्य करने की शैली है, तो फिर जब वो बर्दाश्त के लायक नहीं रह गया तो फिर वो सुमित रावत के साथ जब हुआ तो उसको लेके फिर पहले इनके उच्च अधिकारियों को पत्र भी लिखा था, फ़ोन के माध्यम से भी विधायक जी की भी बात हुई कि भाई ठीक है कि जो भी है ये अधिकारी, इनका यहाँ से तत्काल आप तबादला कर दीजिए, और किसी जो न्याय संगत हो, जो जनता के प्रति न्याय की भावना रखता हो, क्योंकि रवांई घाटी बड़ी शांत घाटी है उत्तराखंड के और ज़िलों के सापेक्ष में। तो फिर यहाँ पे हमने कहा अगर कोई जो न्याय संगत आदमी आपको लगता है उसको आप यहाँ पे भेज दीजिए। तो फिर जब जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने वो बात नहीं सुनी, तो भाई हम तो जनता के प्रतिनिधि हैं ना, हमारा काम तो जनता के साथ रहना है। तो फिर उनकी भावनाओं को देखते हुए फिर वो आंदोलन करना पड़ा। उस दिन भी उनके उच्च अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया कि जो संबंधित अधिकारी हैं पुलिस के, उनका तबादला कर दिया गया है और कल सुबह यहाँ थाने से चले जाएंगे। अगर आप देखेंगे प्रोटेस्ट वाले दिन का एक वीडियो भी एक उच्च अधिकारी का है, शायद वो सर्कल ऑफिसर थे कोई पवार, उनका भी एक वीडियो है, लोगों के सामने उन्होंने बोला ये। तो फिर हमने भाई समाधान हो गया था, हमने अपना प्रोटेस्ट ख़त्म कर दिया था, घर चले गए थे सभी लोग। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे कि वो पता चला 2 दिन बाद कि वो लोग जो अधिकारी की बात थी वो पुनः वापस उसे उसी जगह भेज दिया है। तो फिर हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो लोग अभी नया नया ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हारे हैं, जो भी पार्टी के लोग जो उसको दिल पे लेके बैठ गए हैं, उससे पहले नगर पालिका का चुनाव आप लोगों ने अपने आंखों से देखा है, तो उनकी वो जो मानसिक कुंठा है वो शांत नहीं हो पा रही है, और वो फिर अपना जो सत्ताधारी पार्टी है उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। तो हमारे पास एक जो आम जनता के अधिकार हैं प्रोटेस्ट करने का, वो हम करेंगे और जनता के साथ खड़े रहेंगे, और तब तक करेंगे हम ये सब जब तक भाई जो चीज़ न्याय संगत है वो जनता के लिए हो नहीं जाती है। जी। जी, जो आप बात कर रहे हैं कि नगर पालिका चुनाव के समय से जो बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ विरोध हैं, वो पचे नहीं हैं। तो ऐसे ही जो विपक्षी पक्ष है वो भी आप पर आरोप लगा रहा है कि जो हमने उनका विरोध करा था उस समय फर्जी वोट के नाम से, जो बीच में एक हैशटैग चला था, उस पर वो बात करते हैं कि फर्जी वोट बैंक जब जुटाए गए थे उसके बाद मतलब आप लोग जो हैं दोनों पक्ष एक दूसरे पर राजनीतिक
कर रहे हैं और जिसमें कि आम लोगों को मोहरा बनाया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आप बड़कोट में ही रहती हैं, आपने अपने पूरे इस समय में, चाहे इलेक्शन से पहले या आज तक, क्या आपने व्यक्तिगत सुना कि विनोद डोभाल ने कोई फर्जी वोट चढ़ाए हैं? और आप मार्केट में चले जाइए, ये फर्जी वोट या आसपास के गांव के जिनके मकान यहाँ हैं, ये वोट चढ़ाने की प्रथा भी उन्हीं सज्जन ने ही चालू करी है। आप किसी से भी जाके बात पता कर सकते हैं। लेकिन वो ये सारे तमाम हथकंडे अपनाने के बावजूद, और फिर हुआ क्या, जिन लोगों के वोट चढ़ाए भी थे फर्जी वोट, तो उन लोगों को तो मतदान भी नहीं करने दिया गया उस दिन। भाई सारे लोग रोक दिए गए, तो मुश्किल से मुझे लगता है 5-10% लोग वोट ही कर पाया उसमें से। तो इन्होंने आइडेंटिफाई करे हैं शासन प्रशासन पे दबाव डाल के, सूचना के अधिकार के, कितने लोगों के वोट दो जगह हैं, तो तकरीबन 2604 या 5 वोट इन्होंने आइडेंटिफाई करे हैं कि इतने वोट। और 60% मतदान भी हुआ है बड़कोट में, तकरीबन 60% मतदान हुआ। चले, हम इनकी कुंठा फिर भी शांत नहीं होती है। 60% मतदान हुआ, चलिए मान लीजिए जो ये आरोप लगा रहे हैं ये सत्य है। पहली बात तो उसका सत्य होने का कोई मतलब नहीं है। वोट किसने किसको दिया है ये भी कोई, मुझे खुद नहीं पता, तो किसको क्या पता होगा। उनके हिसाब से हम मान भी लेते हैं कि जो 60% वोट पड़ा है वो भी हम ही को पड़ा है। अगर वो पूरा का पूरा, सो ऐसा तो वो नामुमकिन है कि किसी को पड़ा होगा, लेकिन हम उनकी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर भी वो टोटल कितना हुआ, 1600 हुआ ना, 2600 का 60%, तकरीबन 1600 वोट हुआ। इन सज्जन से कोई पूछे जरा, हम जीते कितने वोट से? भैया हम जीते कितने वोट से? ये तो फिर भी उसके बावजूद भी हमारे दूर दूर तक नहीं टिकते हैं ना। वो फर्जी मतदान भी इनको कह दिए कि मान लीजिए कि विनोद डोभाल को ही पड़ा 100%, उसके बावजूद भी जीता हम, कितना मार्जिन है। और वोट चढ़ाना एक अलग बात है, वोट कोई किसी का किसने चढ़ाया है, हम ना तो इस प्रैक्टिस में कभी रहे और ना हम ये गलत प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जैसे उनका आरोप है, उनके आरोप, क्योंकि उनके पास कुछ काम है नहीं है, मुझे तो कुछ ऐसे लगता है मानसिक रूप से बेचारे बीमार हैं। कोई उनको सलाह दे दे या कोई उनका हितैषी हो तो उनको मेंटल हॉस्पिटल खुले हैं देहरादून में, हमारे सैला कुई में बनाया है नयनानंद तिवारी जी ने। और तब वो कांग्रेसी थे, तो क्या पता, आज तो एक भाजपा के वो ईमानदार कार्यकर्ता हैं, पर जब वो कांग्रेस के ईमानदार कार्यकर्ता हैं तो उस समय के जो मुख्यमंत्री थे तिवारी जी, उन्होंने एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया सैला कुई में। अगर उनका कोई हितैषी मेरी बात को सुन रहा हो तो समय पे ले जाके इस सज्जन का इलाज वो करवाए, कि भाई ताकि कम से कम चुनाव होना हो तो ऐसे लोगों का बस का कभी लड़ना वड़ना नहीं होता है, जो मानसिक रूप से स्थिर नहीं होते हैं। लेकिन कम से कम उनका जो बुढ़ापे की ओर है, उनका बुढ़ापा कम से कम घर परिवार के साथ ठीक से बीते, क्योंकि इस तरह से मानसिक रूप से जो विकलांग लोग होते हैं, अदरवाइज उनके चलते उनका घर भी सुखी नहीं रह पाता है। तो मेरा उनका, क्योंकि हम बड़कोट की, हमारी उनके प्रति भी जिम्मेदारी है। अब हम उनको ये सलाह देते तो उनको लगेगा यार ये पता नहीं क्या है, पर कोई अगर उनका हितैषी हमारी बात सुन रहा हो तो ज़रूर उनका मानसिक रोगी हॉस्पिटल ले जाके उनका मानसिक उपचार ज़रूर कराना चाहिए। फिर से आपके पास आना चाहेंगे। अगर वोट की बात करें तो वोट से रिलेटिव नगर पालिका की बात करें हम, तो उनका एक आरोप, जो आपके विपक्षी है उनका एक आरोप ये भी था कि आप वोट बैंक की राजनीति इस समय करें, क्योंकि आप अध्यक्ष बन चुके हैं, तो आपका पूरा बड़कोट ही आपका अपना है, मतलब कि सारे वोट ही आपके हैं, सारे लोग हैं आपके, आप सबके अध्यक्ष हैं। तो उनका कहना है कि वार्ड नंबर 2 है, उन पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे क्योंकि वो चुनावी टाइम पर उनके साथ थे। तो इस पर आपका क्या क्या प्रतिक्रिया आपकी है? मुझे लगता है कितना 2 नंबर वार्ड में भी हो, कितना वोट, मुझे ऐसा लगता है 44 से 60 उनका गांव का वार्ड है जबकि हो। और वो अपने गांव में भी, मुझे एक गांव में वो 60-62 वोट आ गए और एक गांव में वो 40-46 वोट आ गए। और रही बात इस बात की कि उसकी अपेक्षा कर रहे हैं, तो उनको लगता होगा, उन्हें काम बताना चाहिए, हम क्यों नहीं करेंगे उनके वार्ड में। बल्कि अभी एक 50 लाख रुपए की योजना तकरीबन अभी स्वीकृत हुई है, बड़कोट गांव जो रामलीला मैदान है, अब इसका कार्य टेंडर वेंडर भी हो चुका है, हम उसको करने जा रहे हैं। अब रही जैसी लीप, आप खुद बड़कोट शहर में रहती हैं, आप मुझे खुद बता दीजिए कि आपने यहाँ ड्रेनेज देखी हैं, 2-2, 2.5-2, 3-3 फीट उनकी डेप्थ है, गहराई है ड्रेनेज की, और वो खुली पड़ी हैं। ये सज्जन लोग पिछले कई सालों से इस नगर पालिका में चेयरमैन अध्यक्ष के पद पर रहे, किसी ने उसकी सूद नहीं ली। आज आप देखेंगे तो तमाम जो ड्रेनेज हैं जो गहरी हैं 2-2.5 फीट की, जिसमें किसी का बच्चा या रात को कोई व्यक्ति अंधेरे में गिर जाए तो उसको चोट लगेगी। और वो क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान बहुत ज़्यादा है,
तो वो कई मीटर तक वो बच्चा अगर उसमें चले गया तो अनहोनी हो सकती है। आप अगर जाएंगे तो ऑलमोस्ट 50% तो हमने 6 महीने के अंदर वो कवर कर दिया है, और बाकी का भी मेरे ख्याल से वो प्रोसेस में अभी है। जो ड्रेनेज की बात रही, और अब अगर उनका मतलब उस चीज़ से है कि लीपा पोती करनी है उन्हीं नहरों में, उन्हीं नालियों में और उन्हीं जो आम रास्ते हैं, तो भैया देखिए वो हमारा बस का काम है नहीं है। उनका जो आरोप है वो ये भी था कि कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। हम जो चीज़ बना रहे हैं हम बड़कोड़ में, आप खुद ही एक दिन NH और PWD चले जाइए और उनसे पूछिएगा, जो ये 2 रोड अभी हम बना रहे हैं, एक भगवती मंदिर से लेके पौंटी रोड तक और एक तहसील से लेके पौंटी रोड डंपिंग जोन तक, आप खुद ही उनसे पूछिएगा इसकी कॉस्ट तकरीबन कितनी होती है और कितना बजट हमको मिलता है। 50% से ज़्यादा बजट तो हमारा साफ़ सफाई और उसमें चले जाता है, जो ज़रूरत है ऑफिस की और जो कर्मचारियों की तनख्वाह है वो चले जाता है। जो हमारे पास 50% पैसा मिलता है हम उसका 100% सदुपयोग कर रहे हैं। और आप चले भी जाएंगे, हमें मुश्किल से 3 किस्तें शायद मिली हैं अभी तक, या 2 किस्तें मिली हैं 6 महीने में। तो आप खुद भी चले जाएंगे तो 2 किस्तों का 50% लगाएंगे आप तो 2 करोड़ रुपए हुआ, और आप देखेंगे कि आपको 2 करोड़ रुपए का काम धरातल में दिखेगा। जी। तो ये तो रही विकास की बात। विकास पर उनका आप पर सीधे-सीधे आरोप था कि आपने विकास कार्य नहीं किए, जबकि जो बजट है वो ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन के ऊपर के लिए आपका प्रोटेस्ट था बीच में जो चला है, उस पर उनका कहना है कि आपका जो अवैध काम है या फिर अवैध शराब तस्करी हो गया या फिर स्मैक वग़ैरह हो गया या फिर बात कर लें हम खनन की, तो इस पर उनका कहना था कि आपके वो कार्य सही से नहीं चल रहे थे और पुलिस उस पर रोक लगा रही थी, इसलिए आप उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें आप उनका यूज़ कर रहे हैं जो आम नागरिक है। देखिए, उसमें से एक कार्य है खनन का जो हम करते हैं, जिसे हम स्वीकारते हैं। हमने मंचों पे हर एक बारी बोला हम खनन का कारोबार करते हैं, और आज से नहीं करते, हम बहुत पहले से करते हैं। तब हमारे परिवार से किसी ने विधायकी का चुनाव भी नहीं लड़ा था। रही जो उनके अन्य आरोप है, वो खुद वो ये कार्य करते हैं। देखिए, हमारा तो खनन का कारोबार है, उसके अलावा भी तमाम कार्य हैं, हम वो करते हैं। इन सज्जन की ऐसी कौन सी आमदनी है जिससे करोड़ों रुपए का इन्होंने बड़कोट में घर बनाया, बहुत अच्छी गाड़ी में ये लोग चलते हैं। इनकी ऐसी कौन सी आमदनी है जो ये लोग करते हैं? हमारे पास आप जाइए, जितना टैक्स है हम सालाना हमारे परिवार इनकम टैक्स देता है, अगर उसके हिसाब से आप देखेंगे तो उसके हमारी जो नेट वर्थ होगी हमारी परिवार की उससे कम है। लेकिन इन सज्जन से कोई पूछे ना कि भाई जो ये पहले तो हमारे वो कौन से कार्य हैं उनको बताने चाहिए। किसी भी तरह का उन्हें कभी वो यही कह दे कि हमारी गाड़ी में 1 बोतल शराब मिली हो, ठीक है, या कभी कोई हमारे हमारे पास तो आप देखेंगे, आपको सुनने में ही आया होगा बड़कोट में, अगर कोई युवा स्मैक का आदी है और हमारे साथ महीने 2 महीने में रहता है, तो आप ये लेके चलिए कि उस वो हमारे साथ अगर कोई रहता है तो इसमें छोड़ा हुआ आपको मिलेगा, और तमाम एग्जांपल आपको शहर में मिलेंगे। तो ऐसे आरोपों का हम सीरियसली लेते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं हमारे ऊपर लगाने के लिए। दूसरी बात, ये बीजेपी के जिसकी भी पार्टी के नेता है, जितने भी नेता इस रवाई घाटी में हैं, चाहे वो भाजपा के प्रवक्ता हैं, चाहे वो पूर्व विधायक हैं, चाहे आज कोई और भी इनका कोई नेता है, आप इनसे पूछिए ना, हमारे तमाम कारोबार है, ठीक है ना, जिस दिन कहेंगे तमाम कारोबार है, सरकार उसके बारे में जानती है। इनका इस खनन के अलावा दूसरा कौन सा कारोबार है? जो मीडिया प्रभारी है उनका खनन का कारोबार है। उनको आप जाइए ना, PM जयसवाल PWD ने उसके लिए शासन को लिखा है कि इस क्रेशर के चलते जो गाँव, उनके गाँव का कनेक्टिंग जो वो पुल है जो जोड़ता है उनका गाँव का, तमाम गाँव को, धार मंडल को, उनके क्रेशर की वजह से खतरा है कि उन्हें वो सारा खोद चुके हैं। उन सज्जन को इतनी शर्म नहीं है जो मीडिया प्रभारी हैं कि उनके क्रेशर के चलते वहाँ पे युवा कल्याण एक मिनी स्टेडियम की घोषणा है पूर्व मुख्यमंत्री की, उसको बनाने जा रहा था और उन्होंने वो काम आधे में ही रुकवा दिया। वो काम चल नहीं रहा, आप जाएंगे, वो वर्षों पुरानी घोषणा है, उसके लिए कुछ पैसा आया भी है, लेकिन वो कार्य आगे होता ही नहीं। सिर्फ इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनके क्रेशर ने आधे से ज़्यादा ज़मीन मिनी स्टेडियम की दबा के रखी है, ठीक है ना। उनके पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, उस क्रेशर में वो नॉर्म्स पूरे नहीं करता है। आप जो और भी जितने में देखो, हमारी ये देखिए, हम ठीक है, हम राजनीति करते हैं और हम बिलो द बेल्ट किसी के कभी राजनीति में हमने कभी किसी को अटैक नहीं करते हैं। लेकिन आज हमारी मजबूरी हो गई है, ये रोज़ चिल्लाते हैं भाई वो उनको कहना है खनन माफिया कौन है।
हमारे भाई के साथ हम ही है ना, तो सीधे कहना ना, अपने भाई जो खनन माफिया उनके दबाव में कार्य कर रहे हैं। भाई रवाई घाटी में करता कौन है खनन? या तो मनवीर चौहान करते हैं जो मीडिया प्रभारी है, ठीक है ना, या हम करते हैं, तो क्या वो हमारे दबाव में भी हैं? क्या मनवीर चौहान के दबाव में भी संजय डोभाल हैं? उनको बताना चाहिए ना साहब से। उनका कार्य ही सिर्फ ले दे के खनन का, कोई और कार्य नहीं है उन सज्जन का। और हमारा खनन का कारोबार आप भी जानती होंगे, आप इस शहर में अगर रहती हैं, आप पूछ लीजिए किसी से, हम उसमें से क्या कमाते हैं। इसलिए हमें कभी फ़र्क पड़ता नहीं है, इसलिए भैया हमें फ़र्क पड़ता नहीं है उसके कारोबार से, क्योंकि हम उसे मैक्सिमम तो उसे लोगों के हित के लिए उसे हमेशा चलाते हैं। जी। तो एक आरोप दूसरा आरोपी पक्ष का पर था, जो विधायक जी है यमुनोत्री विधानसभा के। 2027 के चुनाव के लिए उनके पास कुछ है नहीं कहने को, या फिर कुछ दावे नहीं है करने को, इसीलिए उन्होंने ये प्रोटेस्ट चलाया है और लोगों को भड़का रहे हैं। चलिए मैं आपको आपकी बात का, देखिए ऐसा है, नगर पालिका का चुनाव हुए अभी बहुत समय तो हुआ नहीं, ठीक है ना। सारे के सारे जितने भी प्रतिद्वंदी हैं वो सब हमारे खिलाफ थे, और उन सब ने बीजेपी के लिए काम करा, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों, चाहे किसी भी पार्टी के रहे हों, चाहे वो निर्दलीय था, उसने बीजेपी के लिए काम करा। इसलिए उनमें से चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे अन्य हो, 6 लोग तो उसमें से जमानत भी नहीं बचा पाए अपनी, ठीक है ना। सीधी सी बात है, उन्होंने अपने के लिए काम नहीं करा है, दूसरे के लिए करा, इस वजह से तो वो बचा नहीं पाया अपनी जमानत। उस और जिसके लिए काम करा वो सिर्फ जमानत बचाते बचाते, मतलब उसकी जमानत जो है बस कुछ ही चुनिंदा वोटों से उसकी जमानत बची है। तो अब अगर उसका ऐसा कहना है तो उन सज्जन को वो परिणाम भी देखना चाहिए था, और 2027 भी दूर नहीं है। रही उनका जो आरोप है वो शायद इसलिए है कि विधायक जी ने एक बारी मन से ये बात बोली थी कि मैं मुख्यमंत्री से 5 मांगता हूँ और 25 देते हैं, ठीक है ना। तो अब ये समझ उन सभी उस पार्टी के लोगों को होनी चाहिए थी कि ये तारीफ़ है, बेसिकली ये टोंट है, ठीक है ना। सपोज आप पत्रकारिता करती हैं, मेरे बारे में अच्छा नहीं छापती हैं, कुछ गलत छापती हैं, आप अगर मैं गलत हूँ और आप गलत छापेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं मेरा किसी गलत चीज़ से कोई सरोकार नहीं, आप उसे छापेंगी, तो मैं आपको ऐसे तो नहीं बोलूँगा, मैं यही तो आपको कहूँगा, क्या बात है आजकल आप हमारी बहुत तारीफ़ कर रही हैं, सीधी सी बात है ना। तो जो चीज़ वो जनता को भी पता है कि वो 5 मांगने पे 5 क्या 1 भी नहीं मिला, और विधायक जी ने कह दिया 5 मांगते 25 मांगते हैं, तो जनता को समझ है उस बात की कि भाई ये तारीफ़ नहीं थी, ये टोंट था एक तरह का, कि कुछ तो मतलब आप फिर संज्ञान लें, कभी सोचें इस बात को। अब अपनी अपनी समझ की बात है, वो कोई क्या कहता है। जी। अभी जो धामी पुष्कर धामी जी का आवास का आप घेराव इस समय का प्लान कर रहे हैं, उस पर क्या कुछ उसकी रणनीति है, क्या कुछ करेंगे और क्या कुछ मांगे आपकी रहेंगी? देखिए हमारी मांगे तो सीधा सा बात ये है कि जो हमारे क्षेत्र के साथ जो अगर सौतेला व्यवहार उसे बोलिए या उसे बोलो, अगर हमें अपने लोगों का अहित होना लग रहा है कि हमारे लोगों का अहित हो रहा है, तो उसके जैसे 4 धाम की यात्रा जो है पूरे देश में आज बदनाम है, ठीक है। और उसके बाद आपदा आ गई है। आप बताइए नहीं कि कहीं आपने सुना है इतने दिन हो गए यमुनोत्री में आपदा आते हुए कि सरकार ने उसके लिए ये करा है कुछ? आप देखिए, आप पत्रकारिता में हैं, आपको इनपुट ज़्यादा रहता है कि भाई उसने ये कहा, उसने ये कहा। आप मुझे ये बताइए, क्या सरकार द्वारा, वर्तमान सरकार द्वारा यमुनोत्री के लिए कोई कदम उठाया गया अभी तक? सुनने में आया आपका? आप खुद ही हाँ ना बोल दीजिए ना। सुनने में आया? कुछ देने के बजाय जब भी प्रशासन का उधर दौरा होता है, नेटवर्क बंद कर दिए जाते हैं। हाँ, तो यही तो बात है ना। तो बेसिकली क्या है कि जब अब हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, और इलेक्शन कोई आज है क्या? इलेक्शन तो अभी तकरीबन 1.5-2 साल बाद है। तो अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो क्योंकि उनके पास, देखिए ना, कुछ आपके पास जब कुछ कहने के लिए नहीं होगा, आरोप तभी तो आप दूसरे पे लगाएंगे ना। आप बोलिए ना कि क्या चीज़ नहीं हो रही है, संजय डोभाल ने क्या नहीं करा। आप देखिए ना, जितना वो कर सकते थे। आप यहाँ डाइट का बिल्डिंग देख लीजिए, आप इधर पे जीआईसी का बिल्डिंग देख लीजिए, मॉडल स्कूल का बिल्डिंग देख लीजिए, पॉलिटेक्निक का बिल्डिंग देख लीजिए। जो आपके गांव से पौंटी होते एक रोड आती है बड़कोट की, वो 40 साल पुरानी रोड थी, उसकी स्थिति आज क्या है और संजय डोभाल के विधायक बनने से पहले क्या थी, वो आप देख लीजिए। ये तमाम काम तो मैं नगर पालिका के अंदर बता रहा हूँ आपको। और अगर किसी को अब नहीं दिख रहा है तो उसकी खुली आंखों से भी किसी को नहीं दिख रहा, तो उसका हम क्या कर सकते हैं। जी। हाँ, तो इस बात को आगे हम बढ़ाते रहेंगे, आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। अंत में आपका दर्शकों को क्या संदेश रहेगा? मेरे दर्शकों को एक ही संदेश है कि भाई
हमारे हाथ में जितना है करना, अगर हम उतना नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमको कल कोस सकते हैं। और हम अपने कार्यकर्ता को भी और जो लोग हमसे जुड़े हैं हम उनसे भी कहते हैं कि आप अपनी बात को हमारे तक पहुंचाइए। कल अगर हम इलेक्शन में फिर आएंगे, फिर अगर कोई हमें ये कहेगा कि विधायक जी ने या अध्यक्ष जी ने इस चीज़ की सुध नहीं ली, तो वो तब हकदार है बोलने का उस बात को, अगर उसने हमारे को कोई चीज़ हमारे संज्ञान में लाई और हमने उस पर कोई कार्यवाही नहीं करी। तो लोगों को कुल मिला के ये देखना चाहिए जनप्रतिनिधि चुनते समय कि किसको समाज की पीड़ा है, कौन आपके समाज के हिसाब से चलने वाला व्यक्ति है और कौन उस समाज की कद्र करता है। कोई आज ये कह दे कि संजय डोभाल विधायक बने हैं या विनोद डोभाल विधायक बने हैं, उसी के बाद ये घर बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं, या हमारे पहले से नहीं थे। भाई ठीक है, आप पूछ लीजिए और भी विधायक हैं उत्तरकाशी जिले में, संजय डोभाल के बारे में पूछ लीजिए, करप्शन के बारे में, और विधायकों के बारे में भी पूछ लीजिए। ठीक है, अब ठीक है भाई कि जितनी फिर दूसरा जितना जिसका कैलिबर होगा उतना वो करेगा, सीधी सी बात है ना। ये सज्जन जो आरोप लगाते हैं, वो चाहे मीडिया प्रभारी हो या ये पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, एक खड़े होके एक बारी ये नगर पालिका में ये कह दे कि मैंने ये कार्य अपने टाइम पे कराया। उनका एक कार्य जो मैं जानता हूँ वो है, वो जो नगर पालिका की जो NH वाली रोड है चौराहे से इधर, जो उन्होंने वो टिन का कंस्ट्रक्शन करा है। आप देख लीजिए, उसके चक्कर में चौराहे से लेकर जहाँ तक वो दुकानें बनी हैं, नालियों की प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती हैं। रोज़ लोग हमारे पास आते हैं कि इस नाली में बदबू आ रही है। भाई आएगी नहीं उस नाली में बदबू, वो जो पूर्व चेयरमैन है उसने उसके ऊपर तो दुकानें बना दी। अब जब नाली के ऊपर आप दुकानें बना देंगे तो उसकी साफ़ सफाई कैसे हो पाएगी ना। तो उन सज्जन का जो कर्म है वो आज भी हमें भुगतना पड़ता है उसके लिए। वो उसके अलावा मुझे कोई एक कार्य बता दें। हमें 6 महीने हुए ना, हम आपको चौड़े होके कह रहे हैं ना चलिए ना, और अगर आपको भी नहीं दिखता तो फिर हम क्या कर सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं ना, हम NH और PWD से बढ़िया रोड बना रहे हैं। अभी हम बनाएंगे बड़कोट गाँव में बहुत अच्छा पार्क बनाएंगे, और जो डंपिंग जोन है बहुत अच्छा पार्क बनाएंगे हम उसमें। आपके साथ युवा वर्ग ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो एक उत्तर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि महाविद्यालय से मैं भी जुड़ी हुई हूँ, मैं भी वहाँ से पढ़ी हुई, तो काफ़ी सालों से उनकी भी मांगे थी कि उनके लिए एक बस की आवश्यकता है, बस की आवश्यकता है। लेकिन आपने जब चुनाव लड़ा था, चुनावी टाइम पे आपने भी वादा करा था कि पहला प्राथमिकता काम मेरा वही रहेगा, शिक्षा के क्षेत्र में। तो इस पर आपने अभी तक कोई एक्शन ऐसा कुछ लिया नहीं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे मैं आप? आपको बता दूँ, देखिए उसमें क्या है कि जब मैं नहीं भी जनप्रतिनिधि था बड़कोट का, उससे पहले भी मैंने उस महाविद्यालय के लिए जब उन्होंने मेरे सामने कोई समस्या रखी तो मैंने उस पूरी समस्या का समाधान किया। देखिए अभी मुझे 6 महीने हुए हैं और एक बस आज के टाइम पे तकरीबन 50 लाख रुपए की आती है। और वो जो एरिया है हमारे साथ, जो अड़चन उसकी है, वो नगर पालिका क्षेत्र से बाहर है। हमसे जो हो सकता था शुरू में ही, हम जब यहाँ बैठे थे तो मुझे पता होता, आप मुझसे क्वेश्चन करता, मैं वो पत्राचार आपको दिखाता। हमने एक हंस फाउंडेशन को से बात करी थी, माता जी से मुलाकात करी थी और उन्होंने आश्वासन दिया था बस के लिए। और फिर उसके बाद हमने पीछे जब दिशा मीटिंग में उत्तरकाशी गए थे, माननीय सांसद रानी साहिबा से जब मिलने गए थे, फिर हमने उनको भी लेटर दिया है कि आप हमें एक बस उपलब्ध करा दें और उसकी जो मेंटेनेंस होगी वो हम आपको, वो उसकी मेंटेनेंस नगर पालिका करेगी कॉलेज के लिए। तो लेकिन अब हो सकता है उनके पास भी फंड वंड ना हो, लेकिन ये है कि हम अपने कार्यकाल में, तब चाहे हमें कुछ भी करना, लेकिन हमने जो कह दिया वो कह दिया, हम उसे पूरा करते हैं, चाहे वो फिर गलती से कर दिया। हमसे नगर पालिका से कुछ अरेंजमेंट उसके लिए हो पाएगा हम उससे करेंगे, नहीं तो चाहे फिर हमें आम जनता से उसके लिए पैसे जुटाने पड़ेंगे, हम उसके लिए पैसे जुटाएंगे और हम अपने कार्यकाल में उसको देके जाएंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आशा है कि आपसे जल्दी ये शुभ समाचार सुनने को मिले, क्योंकि जो छात्र हैं वो वाक़ई में बहुत सारी परेशानियों में हैं, क्योंकि महाविद्यालय दूर है तो बहुत सारी देखिए परेशानियाँ वैसे शिक्षा के मेरा क्षेत्र में। अपना मानना ये है कि वो महाविद्यालय का जो लैंड सिलेक्शन है वही गलत है। कभी हम राजनीति में इस पोजीशन पे होंगे तो जैसे डाइट जहाँ पे बना है उस महाविद्यालय का वहाँ होना चाहिए था और डाइट को वहाँ होना चाहिए था। तो कुछ कुछ अगर शासन स्तर पे ऐसा भी हो सकता है तो हम उसके लिए भी प्रयास करेंगे। चाहे आप बस लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, लेकिन बच्चों के लिए वो एक उपयुक्त जगह नहीं है, क्योंकि डाइट के पास इतनी ज़मीन थी बड़कोट में। उस समय के जो यहाँ राजनीतिक लोग थे उनको ये सोचना चाहिए था कि क्यों ना इस कॉलेज को बाज़ार में रखा जाए, ताकि, क्योंकि फिर मुझे नहीं लगता कि अगर ये कॉलेज डाइट की जगह होता फिर ये यहाँ कम से कम यहाँ 4 गुना 5 गुना
संख्या में छात्र होते हैं। और डाइट में क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग प्रशिक्षण लेते हैं वो काफ़ी मतलब उनकी एज भी ज़्यादा होती है, परिपक्व भी वो लोग होते हैं और उस उम्र में उनके पास संसाधन जुटाने में दिक्कत भी नहीं होती है, तो वो संस्थान तो वहाँ पे चल सकता है आसानी से। लेकिन कॉलेज का सर्वाइवल बस लगाने के बाद भी नहीं है, तो हम उस कॉलेज के लिए इतना भी सोचते हैं। लेकिन देखिए, हिंदुस्तान में हर चीज़ तभी होती है जब आप राजनीतिक बार्गेन की स्थिति में होते हैं। कभी हमारे पास होगी तो आप निश्चिंत रहिए, हम उसके लिए बहुत अच्छा सोच के देंगे। जी, बिल्कुल, धन्यवाद आपका। तो अभी हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष बड़कोट विनोद डोभाल जी मौजूद थे इस समय, और तमाम तरीके के इस समय राजनीति जो रवांई घाटी में चल रही है उस पर आरोप प्रत्यारोपों के बीच आपके बीच हम उपस्थित थे। सारी बातें हमने कर ली हैं, कुछ चीज़ें रह गई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कुछ भी सवाल हो, पक्ष से हो, विपक्ष से हो। जल्दी मिलेंगे अगली खबर के साथ, अभी के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार।